धर्मेंद्र जी की जीवनी के पहले पार्ट से आगे 1981 का क्रोधी वाला डिजास्टर 1982 में भी जारी रहा। धर्मेंद्र ने उस साल 8 फिल्में की, लेकिन सिर्फ एक फिल्म गजब थोड़ी बेहतर चली। राजपूत, तीसरी आंख, बदले की आग सब मल्टी स्टारर फिल्में थी जो आईं और चली गई। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र हेमा की गोल्डन जोड़ी भी फ्लॉप होने लगी थी। 1982 में धर्म हेमा ने 4 फिल्में साथ में की, राजपूत, बगावत, सम्राट और 2 दिशाएं। चारों फ्लॉप रही। ही मैन का स्टारडम अब ढलान पर था। 1983 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ रजिया सुल्तान की। ये फिल्म लॉन्च हुई थी 1974 में और रिलीज हुई 1983 में। लगभग 10 साल इसे बनने में लगे। जब तक ये रिलीज हुई ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी थी और इसकी लंबाई 4 घंटे 20 मिनट। ही मैन धर्मेंद्र इसमें सुल्तान के गुलाम याकूत बने थे और सुल्तान थी हेमा मालिनी। लेकिन इस बार बॉलीवुड की ये गोल्डन जोड़ी भी इस भारी भरकम स्लो फिल्म को बचा नहीं पाई। ये अकेली डिजास्टर नहीं थी। 1983 में ही आई कयामत। ये हॉलीवुड की क्लासिक केप फियर की रीमेक थी जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। धर्मेंद्र यह फिल्म अपनी मां के साथ देख रहे थे। फिल्म में एक सीन आता है जहां धर्मेंद्र का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा के किरदार को धमकाते हुए कहता है, रेप क्या चीज है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उनकी मां जो साथ में फिल्म देख रही थी ये सुनते ही हैरान रह गई। राज सिप्पी याद करते हैं कि उनकी मां इंटरवल में शॉक की हालत में बाहर आई। धर्मेंद्र को भागकर अपनी मां के पास जाना पड़ा, उन्हें समझाना पड़ा, मां ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्क्रिप्ट है, ये तो बस एक रोल है। उन्हें अपनी मां को शांत कराना पड़ा। पूरे साल में सिर्फ एक फिल्म नौकर बीवी का एवरेज बिजनेस कर पाई। 1983 का साल एकदम नाकाम रहा, लेकिन 1983 ही धर्मेंद्र द फादर के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साल था। इसी साल धर्मेंद्र ने एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। उन्होंने अपने बेटे अजय सिंह देओल को लॉन्च किया, जिन्हें आज हम सन्नी देओल के नाम से जानते हैं, और फिल्म का नाम था बेताब। धर्मेंद्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी। डायरेक्टर हायर किया राहुल रवेल को, म्यूजिक दिया आर.डी. वर्मन ने और सारे गाने ब्लॉकबस्टर हुए। और स्क्रिप्ट लिखी जावेद अख्तर ने। सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये जावेद अख्तर की पहली सोलो स्क्रिप्ट थी। बेताब 1983 की सबसे बड़ी सुपर हिट्स में से एक बनी। ही मैन का बेटा अब खुद एक एक्शन हीरो बन चुका था। बेताब से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। फिल्म में जो बच्चा यंग सन्नी देओल का रोल कर रहा था, उसके गानों के लिए एक बच्चे ने अपनी आवाज दी थी। उस बच्चे का नाम था सोनू निगम, और किसे पता था कि यही सोनू निगम लगभग 28 साल बाद 2011 में देओल्स की कमबैक फिल्म यमला पगला दीवाना का सुपर हिट टाइटल ट्रैक मैं जट यमला पगला दीवाना गाएगा। किस्मत का ये खेल गजब का था। खैर 1983 में बेटा तो स्टार बन गया, लेकिन बाप का क्या। 1984 में धर्मेंद्र के कैरियर का रिजेक्शन फेज और भी गहरा गया। उस साल उनकी जागीर, जीने नहीं दूंगा, राज तिलक और बाजी जैसी बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में रिलीज हुई और सब की सब फेल रही। 1980 और 1990 का दशक हिंदी सिनेमा बदल रहा था। अब एंग्री यंग मैन का दौर जा रहा था और लवर बॉय का दौर आ रहा था। खानों की तिकड़ी इंडस्ट्री पर छा रही थी। ये रोमांटिक म्यूजिकल सिनेमा का दौर था। इसमें ही मैन के एक्शन के लिए कोई जगह नहीं थी। ए ग्रेड डायरेक्टर्स के फोन आने बंद हो गए थे। इस दशक में धर्मेंद्र ने कई हिट फिल्में दी। लोहा, इंसानियत के दुश्मन, आग ही आग, वतन के रखवाले, हुकूमत, ये तमाम हिट फिल्में आईं, लेकिन ये सब बी ग्रेड एक्शन फिल्में थीं। ए ग्रेड का एक्टर अब बी ग्रेड फिल्में करने को मजबूर था।
धर्मेंद्र लेकिन धर्मेंद्र थे। अगर एक्टर के तौर पर दरवाजे बंद हो रहे थे तो उन्होंने प्रोड्यूसर बनकर दरवाजा तोड़ दिया। 1990 में उन्होंने अपने बेटे सन्नी देओल के लिए एक फिल्म प्रोड्यूस की, घायल। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसने न सिर्फ सन्नी देओल के कैरियर को एक नई जिंदगी दी बल्कि नेशनल अवार्ड भी जीता। बाप ने बेटे के लिए वो कर दिखाया जो वो खुद के लिए नहीं कर पा रहे थे। 1985 में उन्होंने यही काम अपने दूसरे बेटे बॉबी देओल के लिए किया। उन्होंने बॉबी को बरसात से लॉन्च किया और वो फिल्म भी एवरेज बिजनेस कर पाई। एक प्रोड्यूसर के तौर पर धर्म पाजी का सिक्का चल गया, लेकिन एक एक्टर के तौर पर क्या? ये वो दौर था जब वो बस फिसलते जा रहे थे। इक्का दुक्का फिल्में थीं जो ठीक ठाक रही। 1990 में नाकाबंदी आई जिसने औसत कारोबार किया और 1998 में वो सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काजोल के गुस्सैल बड़े भाई बने। यह फिल्म जुबली हिट रही, लेकिन अब वो सोलो हीरो नहीं थे, वो कैरेक्टर एक्टर बन चुके थे और इन कुछ ठीक ठाक फिल्मों के बीच फ्लॉप्स का एक समंदर था। कल की आवाज बी.आर. चोपड़ा की बड़ी फिल्म थी जो पिट गई। हमला एन. चंद्रा जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ थी, वो भी पिट गई। 1996 में आतंक रिलीज हुई। यह फिल्म 70 के दशक में जॉज की इंडियन रीमेक की तरह शुरू हुई थी। 20 साल बाद रिलीज हुई और बुरी तरह डूब गई। और फिर वो हुआ जिसने हीमैन के फैंस का दिल तोड़ दिया। 1991 धर्मेंद्र ने रॉक बॉटम हिट कर दिया। उन्होंने बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। 1999 में वो बी ग्रेड फिल्मों के बादशाह कहे जाने वाले कांति शाह के साथ मुन्नी बाई में नजर आए। इसके बाद लाइन लग गई, मेरी जंग का ऐलान, जल्लाद नंबर 1, जगीरा। ये वो फिल्में थी जिनमें अननोन हीरोइनें होती थी, अजीबो गरीब स्टंट होते थे और ही मैन की बची कुची इज्जत दांव पर लगी होती थी। सवाल ये था कि क्यों? धर्मेंद्र एक लेजेंड ये सब क्यों कर रहे थे? इसके 3 बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, कहा जाता है कि उन्हें पंजाब से आए अपने विशाल कुनबे को सपोर्ट करना था। दूसरा, वो अपना स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो बना रहे थे, पैसा पानी की तरह बह रहा था। तीसरा, ए ग्रेड डायरेक्टर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था। 90 का दौर रोमांटिक गानों का था, वो शाहरुख, सलमान, आमिर का था। हीमैन का एक्शन अब आउटडेटेड हो चुका था। जो ऑफर आया वो करना पड़ा। इस दौर ने उनके फैंस को सबसे ज्यादा नाराज किया। घायल के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जो धर्म पाजी के बहुत बड़े फैन थे, उन्होंने गुस्से में लेकिन दिल से एक बात कही। संतोषी ने कहा, मैं साफ साफ कहता हूँ, हिंदी में एक कहावत है, शेर भूखा मरेगा लेकिन घास नहीं खाएगा। मुझे लगता है धर्म जी ने वो घास खा ली। ये सब मुझे इसीलिए दुख देता है क्योंकि मैं उनका फैन हूँ। उन्होंने 25 साल जो कमाया वो सब डुबो दिया। प्रॉब्लम यह है कि धर्म जी चालाक इंसान नहीं है, वो बहुत इमोशनल है। उनके आसपास चापलूस भरे रहते हैं जो उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें खराब प्रपोजल में फंसा देते हैं। 2003 तक आते आते ही मैन का 14 साल का वनवास खत्म हो रहा था। परिवार ने फैसला कर लिया था। सनी और बॉबी ने कमान संभाल ली थी। उन्होंने तय किया, पापा नो मोर बी ग्रेड फिल्म्स। ये ही मैन की इज्जत का सवाल था। ए ग्रेड स्क्रिप्ट की तलाश शुरू हुई, लेकिन असली कमबैक से पहले एक और झटका लगा। 2004 में धर्मेंद्र ने एक फिल्म साइन की, किस किस की किस्मत। रोल अच्छा था लेकिन हीरोइन थी मल्लिका शेरावत। मल्लिका उन दिनों मर्डर जैसी फिल्मों की वजह से सेक्स सिंबल बनी हुई थी। ही मैन को इस सेक्स कॉमेडी में देखना उनके लॉयल फैंस के लिए एक और झटके जैसा था। फिल्म नहीं चली। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र 3 साल के ब्रेक पर चले गए। 2004 में ही उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वो 2009 तक सांसद रहे, हालांकि संसद का कम ही रुख किया, इसीलिए कई बार आलोचना भी हुई। एमपी रहते हुए ही धर्म पाजी ने फिल्मों में अपना कमबैक किया।
आखिरकार 2007 में, जिसका उन्हें कब से इंतजार था, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई। डायरेक्टर थे अनिल शर्मा, हुकूमत वाले, देओल्स के फेवरेट, और फिल्म का नाम था अपने। ये पहली बार था जब धर्म पाजी, सन्नी और बॉबी तीनों देओल एक साथ पर्दे पर आ रहे थे। अनिल शर्मा ने इस फिल्म का एक बड़ा इमोशनल किस्सा सुनाया है। अनिल शर्मा स्क्रिप्ट सुनाने धर्मेंद्र के पास पहुंचे। मेरी स्क्रिप्ट फैमिली वैल्यूज पर बहुत हाई थी। जैसे जैसे अनिल शर्मा कहानी सुनाते गए, धर्म पाजी अजीब सी हरकत करने लगे। वो बार बार एक्सक्यूज मी कहकर वॉशरूम जाने लगे। अनिल शर्मा को लगा शायद उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही, लेकिन फिर अनिल शर्मा को एहसास हुआ कि उन्हें बार बार रोना आ रहा था। वो ही मैन जो पर्दे पर फौलाद था, वो एक स्क्रिप्ट सुनकर बच्चों की तरह रो रहा था। जब नरेशन खत्म हुआ, धर्म पाजी ने अपनी पत्नी प्रकाश जी को फोन किया और कहा, प्रकाश, मेरी पिक्चर हो गई। अनिल शर्मा कहते हैं, उस वक्त उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अपने रिलीज हुई और हिट रही, और जैसा कि कहावत है, जब किस्मत मेहरबान होती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। 2007 में सिर्फ अपने नहीं आई, इसी साल अपने के कुछ ही हफ्तों के अंदर 2 और फिल्में रिलीज हुई। पहली थी लाइफ इन अ मेट्रो, डायरेक्टर थे अनुराग वासु। इसमें धर्मेंद्र ने एक 60 प्लस साल के आदमी का रोल किया जो 40 साल बाद अपने पहले प्यार से मिलता है। अनुराग वासु ने कहा कि ये रोल बहुत ही रिस्की था। धर्मेंद्र मेरी पहली और आखिरी पसंद थे और मैं लकी था कि वो अच्छी स्क्रिप्ट के लिए लालची थे। मैं जब घबराते हुए उनके पास गया तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। फिल्म को क्रिटिक ने खूब सराहा। इसके बाद आई जॉनी गद्दार, डायरेक्टर थे श्री राम राघवन। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। राघवन ने कहा, मैं तो डर रहा था कि इतना बड़ा एक्टर मेरी फिल्म में काम क्यों करेगा, लेकिन जब हम मिले तो वो मुझे ही मेरे काम पर इनपुट देने लगे। वो अपने आइडियाज लेकर आए। 2007 ने ही मैन का कमबैक तो कर दिया था। फैंस खुश थे, लेकिन धर्म पाजी को एक बात खटक रही थी। उन्होंने कहा, मेरे फैंस मुझसे अपसेट थे कि मैंने उन्हें अपने में रुला दिया। वो चाहते थे कि मैं उन्हें हंसाऊं, तो हमने फैसला किया कि अब एक कॉमेडी बनाएंगे। एक यंग राइटर जसविंदर सिंह बाट कहानी लेकर आए। देओल परिवार को कहानी पसंद आ गई, लेकिन यहाँ पर फिर से पेच फंस गया। उन्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तब एक प्रोड्यूसर सामने आया, नितिन मनमोहन। वो रिस्क लेने को तैयार हो गए। फिल्म का नाम रखा गया यमला पगला दीवाना। 14 जनवरी 2011 फिल्म रिलीज हुई और ये सुपरहिट साबित हुई। हालांकि इसके बाद देओल परिवार ने एक गलती कर दी, वही गलती जो 80 के दशक में उनसे हुई थी, हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा। 2013 में वो यमला पगला दीवाना का पार्ट 2 लेकर आए। इस बार वो कहानी को पंजाब से निकालकर यूके ले गए। बजट बड़ा हो गया, स्केल बड़ा हो गया, लेकिन फिल्म की आत्मा छोटी हो गई। नतीजा, फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 2018 में देओल्स ने एक और कोशिश की, यमला पगला दीवाना फिर से। यह फिल्म क्यों बनी? सन्नी देओल ने इसका बड़ा इमोशनल कारण बताया। उन्होंने कहा, पापा को खुश करने के लिए, उन्हें उस डिप्रेशन से निकालने के लिए ये फिल्म बनी। इस बार उन्होंने अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए। धर्मेंद्र के पुराने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाया गया, रेखा को बुलाया गया, सलमान खान तक को बुलाया गया, लेकिन यह फिल्म भी नहीं चली। धर्मेंद्र के अंदर का अभिनेता शायद थक रहा था, लेकिन वो इंसान कभी नहीं थका। जब ये सब कमबैक की लड़ाइयां चल रही थी, तब असली धर्मेंद्र क्या कर रहे थे? वो बंबई के शोर शराबे से दूर लोनावाला में अपने फार्म हाउस पर थे। वो ही मैन जिसने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, वो वहां अपनी गायों को चारा खिला रहा था। वो अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था। वह वापस धर्मेंद्र सिंह देओल बन गया था, वो किसान जो वो हमेशा से थे। और शायद जब एक एक्टर सब कुछ छोड़ देता है, तभी किरदार उसे ढूंढते हुए आते हैं। 2023 में धर्मेंद्र 87 साल के हो चुके थे।
डायरेक्टर करण जौहर उनके पास एक रोल लेकर आए। फिल्म थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। धर्मेंद्र ने एक बार फिर पर्दे पर वापसी की, और क्या वापसी की। पूरी फिल्म एक तरफ और धर्मेंद्र का वो एक सीन एक तरफ। 87 साल की उम्र में ही मैन ने अपनी पुरानी को स्टार शबाना आजमी के साथ एक ऑन स्क्रीन किस किया। पूरे देश में हेडलाइंस बन गई, गरम धर्म इज बैक। इत्तेफाक देखिए कि वो एक्टर जो जिंदगी भर किसिंग सीन से दूर भागता रहा, एक किसिंग सीन के चलते ही हिट हो गया, वो भी 87 साल की उम्र में। अभी तक की जो कहानी हमने आपको सुनाई वो एक्टर धर्मेंद्र की है, लेकिन इस एक्टर के पीछे एक इंसान भी छिपा है। कुछ किस्सों से समझिए। पहला किस्सा महेश भट्ट सुनाते हैं। बात है 1972 की। फिल्म थी दो चोर। महेश भट्ट उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। गोवा में शूटिंग चल रही थी। एक सीन में धर्मेंद्र को ट्रक ड्राइवर का भेष बदलना था। यूनिट सेट पर पहुंची और तब पता चला कि कंफ्यूजन में धर्मेंद्र का वो ट्रक ड्राइवर वाला कॉस्ट्यूम होटल में ही छूट गया है। सेट पर हड़कंप मच गया। होटल सेट से बहुत दूर था। कॉस्ट्यूम लाने ले जाने में घंटों लगते। प्रोड्यूसर को लाखों का नुकसान होता। महेश भट्ट जो उस वक्त एक यंग असिस्टेंट थे, डरते डरते धर्मेंद्र के पास गए। धर्मेंद्र उस वक्त सुपरस्टार थे, चाहते तो आसमान सिर पर उठा लेते। उन्होंने बस पलटकर पूछा, बेटा क्या है? महेश भट्ट ने पूरी कहानी बताई कि कैसे उनकी गलती से कॉस्ट्यूम छूट गया है। धर्मेंद्र ने एक पल के लिए महेश भट्ट को देखा, फिर चारों तरफ नजर घुमाई। पास में ही एक असली ट्रक ड्राइवर खड़ा था। धर्मेंद्र उसके पास गए। उन्होंने उस ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे उसकी ऑलिव ग्रीन कुर्ता और पगड़ी मांगी, और बस उन्होंने वो कुर्ता पगड़ी पहनी और शॉट दे दिया। एक सुपरस्टार ने एक छोटे से असिस्टेंट डायरेक्टर की गलती को ढकने के लिए एक असली ट्रक ड्राइवर के कपड़े पहन लिए। महेश भट्ट कहते हैं, ओनली अ मैन ऑफ द सॉइल कुड हैव डन दिस। दूसरा किस्सा जेपी दत्ता का। 1985 फिल्म थी गुलामी। जेपी दत्ता की ये पहली फिल्म थी। प्रोड्यूसर हबीब नाडियाडवाला के पास पैसे खत्म हो गए थे। राजस्थान का लंबा शूट बाकी था। दत्ता साहब घबरा गए कि फिल्म बंद हो जाएगी। उन्होंने डरते डरते धर्मेंद्र को जाकर सच सच बता दिया, धर्म जी मेरे पास आपको देने के लिए फीस नहीं है। धर्मेंद्र उस वक्त के सबसे बड़े स्टार थे। उन्होंने दत्ता से कहा, तुम फिक्र मत करो, पैसे जब आए तब दे देना। दत्ता बताते हैं कि जब धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार ने अपनी फीस माफ कर दी तो बाकी एक्टर्स स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह और मिथुन चक्रवर्ती भी मान गए। दत्ता कहते हैं, मैं आज जहां हूं उसका क्रेडिट धर्म जी को जाता है। धर्म जी को आज बॉलीवुड में एक लीजेंड की तरह जाना जाता है, लेकिन इस लीजेंड के दिल में भी एक दर्द छिपा था। धर्म पाजी की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। धर्मेंद्र ने एक बार खुद कहा था, I would keep getting suits stitched to be ready for an award, but ended up never winning anything. I only got lifetime achievement awards. सोचिए, सत्यकाम, चुपके चुपके, शोले, गुलामी, हथियार, एक भी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। उनके दिल में ये दर्द हमेशा रहा कि दुनिया ने उन्हें हीमैन तो माना पर एक्टर नहीं माना। जब उनसे उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता तो वो हमेशा सत्यकाम का नाम लेते थे। वो उस फिल्म का क्लाइमैक्स याद करते थे। मेरा किरदार कैंसर से मर रहा था। वो अपनी आवाज खो चुका था। उसे सिर्फ अपनी आंखों से अपनी तकलीफ बयान करनी थी। एक सीन में मेरी पत्नी पेपर्स लेकर आती है ताकि मैं अपने बेटे को अपना नाम दे सकूं, लेकिन मैं पेपर्स फाड़ देता हूं। धर्मेंद्र कहते थे, बिना एक शब्द बोले उस औरत के लिए अपनी आंखों में प्यार और शुक्रगुजारी दिखाना वो बहुत मुश्किल सीन था। वो हीमैन जो इतना टीम प्लेयर था और वो एक्टर जो अनरिवॉर्डेड रह गया, यही दो पटरियां थी जिन पर धर्मेंद्र की जिंदगी की ट्रेन दौड़ी। आज जब हम 60 साल के इस सफर को पलट कर देखते हैं तो क्या दिखता है? एक लड़का जो लुधियाना के मिनर्वा सिनेमा में शहीद देखकर हीरो बनने का सपना देखता है,
वो ही मैन जो फूल और पत्थर से इंडस्ट्री का ट्रेंड सेटर बनता है, वो लवर बॉय जो शोले के सेट पर अपनी ड्रीम गर्ल के लिए 2000 रुपए की घूस देता है, वो अनरिवॉर्डेड एक्टर जिसे सत्य काम के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला, वो फैमिली मैन जो रजिया सुल्तान की डिजास्टर के साल में बेताब जैसी ब्लॉकबस्टर से अपने बेटे को लॉन्च करता है, और वो लेजेंड जो 75 की उम्र में यमला पगला दीवाना बनकर लौटता है और 87 साल की उम्र में एक किस से ट्रेंडिंग हो जाता है। वो सिर्फ ही मैन नहीं, वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो थे धर्मेंद्र।